नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से की जा रही तैयारियों को लेकर। जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की है। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हुड्डा ने कहा है कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेर सकता है। सरकार भी विपक्ष को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, साथ ही इस बार का बजट कैसा हो, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा हुई और जो इस सरकार की गलत नीति, गलत फैसले की वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब बातें की चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा स्तर में क्या क्या कॉल अटेंशन लाने हैं, क्या एडजर्नमेंट मोशन लाने हैं, इस बात की चर्चा हुई हमारी। और बाकी जो हर विधायक साथी के उसके यही आई बात कि लोग बहुत परेशान हैं। हर फैसला इस सरकार का जन विरोधी फैसला है। मैनिफेस्टो में वायदे किए, वो कोई पूरा नहीं किया, तो ये आने वाले विधानसभा स्तर में, बजट स्तर में, भाई अगर हम बजट देखेंगे, बजट अगर जनहित का हुआ तो हम उसको वेलकम करेंगे। उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि जो अब तक जितने बजट दिए हैं, जन विरोधी दिए हैं, कर्जा बढ़ाने का एक काम किया है। कल पीसी है 12 बजे यहीं पे, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मेयर्स और अधिकारी मौजूद रहे। बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जो बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषणा करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह है कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नजदीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी
अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको जरूर मिल जाए, ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहें। और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड जितना उनकी इनकम है उसमें से ज्यादा विकास के काम वो करवा सके। 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है। बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से, वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने हाथ में रखें। वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है। और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, म्यूनिसिपल में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहां स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से आएगा ऐसा नहीं है। इसमें गाइडेंस तो स्टेट की ओर से उनको दी जाती है। अभी नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम काफी बड़ा साधन बनेगा। देखिए, क्योंकि मिस हैंडलिंग तो कुछ लोगों ने की है, खास करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, या जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट चल रही थी उसमें 7A को लगा करके, ताकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो जगह जगह बनने की जो एक प्रवाह चला हुआ था उसको रोकने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी कुछ जगह उसकी अनदेखी करके बिना एनओसी के और रजिस्ट्रियां जो की गई हैं उसमें से डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो एक अच्छा स्वागत योग्य स्टेप है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे काम उनको करने हम करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस तरह से चर्चा करेंगे। कल भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पेश होगा। 12 मार्च तक चल सकता है बजट सत्र। 7 या 8 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 20 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया जाएगा। हालांकि आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई और विभागों के साथ बैठक करेंगे। वहीं एक बार फिर 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जाहिर है ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। यही वजह है कि दोनों ओर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां सरकार पर अच्छा बजट पेश करने का दबाव होगा, वहीं विपक्ष चाहता है कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
तो इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीता मेहता जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अमरदीप सिंह बराड़ जी हैं, कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमरदीप जी, मैं आपके पास आते हुए सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को इस बजट में नजरअंदाज करेगी? सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है? पहले से ही ये तय कर लेना कि सरकार से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, सरकार को हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार से हमें उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसा क्या है सर? थोड़ा सा इंतजार कर लेते। भाई यही सरकार तो है जिसने एक पहल शुरू की, जिसने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, जो हमारे विपक्ष के साथी, वो भी हमें बताएं, उनके जो इनपुट्स हैं वो भी हम लें कि बजट में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, किस वर्ग का ध्यान रखा जाए, कैसा बजट हो। अमरदीप जी। अमरदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? अमरदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी। हाँ जी, अमरदीप जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है अमरदीप जी। और मेरा सवाल सुना आपने? हाँ सुना, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ आपको। जी, दीजिए जवाब। शर्मा जी, बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में जो वादे किए हैं उनमें से कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और दूसरा, जो बजट है, सरकार आंकड़ों का फेरबदल करके उसको जनता के सामने रख देती है। और अब मैं बताना चाहूंगा कि हमें क्यों जो एक विश्वास है वो सरकार पर क्यों नहीं है। अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारा प्रदेश, चलिए बराड़ जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। प्रदीप जी, मैंने माफी के साथ आपको रोका था। मैं अब चाहूंगा आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। जो सवाल मैंने आपसे किया था उसी का जवाब मैं चाहूंगा सर आपसे। अमरदीप जी। हेलो। हाँ अमरदीप जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी। जी बोलिए, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। शर्मा जी, बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया है। और बजट को ये अपने हिसाब से आंकड़ों को फेरबदल करके जनता के सामने रख देते हैं। अगर हम हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, जिसमें बहुत ज्यादा खेती होती है। और इस सीजन में, पिछले सीजनों में भी हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत सी फसलें ओलावृष्टि के कारण, बहुत सी फसलें बारिश के कारण जो की है बर्बाद हो चुकी हैं। उसके लिए कुछ भी इन्होंने, ये हमें उम्मीद भी नहीं है अभी कुछ करेंगे। और इन्होंने एक सिस्टम चलाया था, गिरदावरी करने का एक सिस्टम चलाया था, लेकिन इनकी नीयत इतनी खराब है कि इन्होंने उसमें जो गिरदावरी सिस्टम चलाया था उसमें तकनीकी, जो इनका हर बार का जो एक बहाना लगा लीजिए होता है कि तकनीकी खराबी है, तकनीकी खराबी बताकर उसको बंद कर दिया गया है। हमारे प्रदेश में फसलें खराब हुई हैं। और सबसे बड़ा जो बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए वादा किया था कि हम किसान की आय करेंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर। बजट सत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी उठाएगी, इसको लेकर भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मेरा जो सवाल था उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आप अपने हिसाब से कुछ और बात बोल रहे हैं। शर्मा जी, आप सुनिए तो ना पहले। जो जरूरी है वो सबसे जरूरी है किसान, हमारा अन्नदाता, जिससे जो हमारे सारे प्रदेश का, देश का पेट भरता है, उसकी बात मुझे लगता है कि उसकी बात पहले होनी चाहिए। तो बजट तक का इंतजार कर लीजिए ना सर। आपको पहले से क्यों लग रहा है कि किसानों के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? 7 साल हो गए शर्मा जी इनको बजट पेश करते हुए, फिर बदल करके वो ही ऐसे अपने हिसाब से कर देते हैं। 7 साल हो गए, क्या किया है, दुगनी कर दी इन्होंने। तो मुख्यमंत्री तो आपसे भी चर्चा करते हैं ना, वो तो विपक्ष से भी पूछते हैं कि आप बता दीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको लगता है कि इसको बजट में शामिल किया जाना चाहिए, तो उसका भी स्वागत है, तो बता दीजिए ना। आप बताती क्यों नहीं आपकी पार्टी?
या सिर्फ विरोध करना है? शर्मा जी आप सुनना तो मुझे आप सुनना नहीं चाहते हैं। सर मैं तो सुन रहा हूँ, इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, सवाल करके मैं चुप हो जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। आपको मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सुनने की क्षमता पर रखिए शर्मा जी। जी बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूँ रंजीता जी, आपके पास आ रहा हूँ। जी बोलिए अमरदीप जी, बोलिए। शर्मा जी, जब किसान आंदोलन इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन जो कि वापस किया गया था, उस वक्त भी बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी पे कोई संविधान बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। उसके लिए उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा ये बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए बीजेपी सरकार ने हर व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। फिर जो मृतक लोगों के परिजन हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको हर बार जैसे सुप्रीम कोर्ट इनको कहता है कि ये करो। ठीक है अमरदीप जी, मैं लौट रहा हूँ। अमरदीप जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रंजीता जी एक तरफ आप ये कहते हैं, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। जी कुछ 10% लोगों के इन्होंने 50,000। ठीक है मैं समझ गया सर क्या कह रहे हैं आप। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास अमरदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास। समय की एक सीमा होती है, उसको आप समझिए थोड़ा सा। रंजीता जी देखिए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भाई हम हर वर्ग का ध्यान रखेंगे बजट में, हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, हम सभी विभागों से चर्चा कर रहे हैं, इवन हम तो विपक्ष से भी चर्चा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो भी अपने इनपुट्स दें, वो भी हमें बताएं कि बजट में क्या शामिल किया जा सकता है, क्या वो इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं। एक तरफ आप ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप गैर कानूनी तरीके से जो धर्मांतरण किया जाएगा उसको लेकर आप कह रहे हैं कि हम इस बजट में इसको पेश करने वाले सत्र में। तो मैम सवाल यह है कि जो भी विवादित जो चीज़ें होती हैं या विवाद पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आप प्रायोरिटी पर रखते हैं, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर इनेलो हो, मौका मिलता है बोलने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जो सवाल आप कांग्रेस से पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं ये लगता है कि एग्जाम किसी और चीज का है और तैयारी किसी और पेपर की करके आए मेरे भाई, इसलिए किसान और किसानी में ही उलझ के रह जाते हैं। और जहाँ तक भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके का बजट हरियाणा सरकार देने जा रही है, उस तरीके का ही बजट हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने दिया है। आज जिस तरीके के भी सेक्टर की बात कर लीजिए, जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी सेना है, वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, वो हमारा हेल्थ सेक्टर है। इन तीनों सेक्टर्स का बजट जो है वो हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक धर्मांतरण वाली बात आप कर रहे हैं, कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं, हम इस देश को देश की पटरी पर ला रहे हैं। जो चीजें इस देश के लिए बहुत सालों से जरूरी थी, उन हर चीज को इंक्लूड किया जा रहा है। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती तो कोरोना काल जितना भयावह रहा, उसके प्रतिकूल प्रभावों को ऊपर कर जिस तरीके से हमने तेजी से रिकवरी की है, और इसलिए हमारा देश जो है वो दमदार मजबूती को दर्शाता है। ये जो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसी तरीके का जो हरियाणा का बजट है वो हमारे मनोहर लाल जी पेश करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। और जो मेरे भाई अमरदीप जी का कंसर्न था कृषि को लेकर, कि कृषि के लिए क्या किया है, कृषि के लिए क्या किया है, कृषि के लिए हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। इस बार हम जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने जा रहे हैं, हम ओडीओपी को बढ़ावा देने जा रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे सपोज पानीपत है, वो कपड़े के लिए मशहूर है, यमुनानगर है, वहाँ पे प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए हम अलग से जो बजट का प्रावधान कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एमएसएमईज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इमरजेंसी लोन लाइन करेंसी योजना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपातकालीन स्थिति के अंदर उनको इमीडिएटली 130 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो 130 लाख एमएसएमई को जो है वो मिलने जा रहा है, जिसके तहत 50,000 से जो बजट है हमने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इनकी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन चीजों से रोजगार बनता है, इन चीजों से यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ठीक है, रसायन खेती को भी हम बढ़ावा देने जा रहे हैं, जिसके चलते जो गंगा नदी है उसके किनारे फर्स्ट फेज में 5 कॉरिडोर बनाया जा रहा है। विजेंद्र जी, आपको कोई उम्मीद है सरकार से? ये जो बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है 2 मार्च से, आपको सरकार से उम्मीद है क्या, या आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह
आपको भी लग रहा है कि भाई उम्मीद तो हम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखे, लेकिन हमें नहीं लगता, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कह रहे थे कि भाई किसानों का ये ध्यान रखेंगे, मजदूरों का ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का ये ध्यान रखेंगे, हमें इनसे उम्मीद कम है। तो आपको भी उम्मीद कम है क्या? हाँ शर्मा जी, देखिए किसी भी प्रदेश का बजट जो है वो 1 साल का लेखा जोखा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है, जो एडवांस में प्रदेश की जनता के सामने रखा जाता है। बजट जन कल्याणकारी हो, कृषि को बढ़ावा देने वाला हो, जन कल्याण में सभी बातें आ जाती। देखिए शर्मा जी, आज प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश काफी पिछड़ चुका है, अपराध के क्षेत्र में काफी पिछड़ चुका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ चुका है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं, आएगा क्या वो तो देखना बाकी है अभी, लेकिन मैं मानता हूं और हमारी पार्टी मानती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, कि जो बहुत ही अति आवश्यक सेक्टर हैं, चाहे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का है, इन सेक्टरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बजट ऐसा ना हो, जिस प्रकार से 2020-21 का बजट सरकार ने पेश किया था, उसमें बहुत सारे वायदे किए गए, इसमें कई बातें, जैसे पिंजौर में सेब मंडी बनाने का वायदा किया, गुरुग्राम में पुष्प मंडी बनाने का काम किया, गन्नौर में बागवानी बनाने का काम किया, सोनीपत में मसाला फैक्ट्री इंटरनेशनल लेवल के लगाने के वायदे किए गए थे, और जिनमें से कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं उम्मीद करना चाहता हूं और हमारी नेलो पार्टी उम्मीद करती है कि प्रजा के साथ, प्रदेश के साथ छलावा ना हो। जो सरकार कर सकती है, ओरिजिनल जो कर सकती है, वही जनता के सामने लेकर के आए। इस तरह के जुमलेबाजी वाला बजट ना हो, जिसमें जुमले बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और उसके अंत में होता कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, 2020-21 का जो बजट था, वायदे किए गए थे प्रदेश की सरकार के द्वारा, और उसमें से मैं समझता हूं कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हर फील्ड में आज हरियाणा प्रदेश परेशानी झेल रहा है। महंगाई की कितनी बड़ी मार है, महंगाई को कम करने का प्रावधान इसमें अवश्य होना चाहिए। किस तरीके से महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे कि आम गरीब व्यक्ति अपना जीवन बसर ठीक प्रकार से चला सके, उसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य की बातें हैं, आज प्रदेश में बहुत सारी डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ नर्सिस की कमी है, अदर मेडिकल स्टाफ इतनी छोटे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी क्या सरकार को कुछ सुझाव दिए गए? क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भाई हम तो विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी बताए। उम्मीद करेंगे कि क्या हमें इस बजट में रखना चाहिए, बजट कैसा हो, आप भी सुझाव दें सरकार को। बिल्कुल शर्मा जी, हम सुझाव देंगे, पूरी लिस्ट बना करके देंगे, बजट से पहले देंगे और काफी दिन पहले देने का काम करेंगे। इस पर हमारी पार्टी काम कर रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे, जैसे अभी हमारा शीतकालीन का सत्र था, शीतकालीन सत्र था, उसमें अभय सिंह जी ने लगभग 20 कॉल ऑफ मोशन दिए, जिसको एक को भी ऐड सरकार ने करने का। मैं ये भी उम्मीद करता हूं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कि जितने भी विपक्ष की पार्टी अपने सुझाव देती है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे इनेलो के हों, उनके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अपनी मोनोपोली ना चलाए। ये सुझाव तो मांग देते हैं, लेकिन उन सुझावों के ऊपर विचार नहीं करते हैं, अपनी ही बात चलाते हैं। पिछली बार कितने इन्होंने सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि भाई आप विपक्ष को साथ देने की बात तो करते हैं, लेकिन आप करते मर्जी हैं। जो इनपुट्स उनकी ओर से दिए जाते हैं, जो बातें उनकी ओर से कही जाती हैं, वो जो चाहते हैं कि भाई ये भी आप इसको शामिल करें, वो आप करते नहीं है। देखिए, मैं इसका जवाब एक ही लाइन के कहूंगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हर चीज पे वो गौर किया जाता है जो एक महत्वपूर्ण इस देश के हित के लिए, इस प्रदेश के हित के लिए हो। और हम तो हमेशा ही पक्ष को कहते हैं कि आप अपने सुझाव लेके आइए और हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो एक बार बार कहते हैं महंगाई दर को लेकर, हमारी जो जीडीपी है वो 3% है, जिसको हमने कोशिश करके अब 2.5% तक लेके आए हैं। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.9% है, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हम 4.5% तक ले आएंगे। आज जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का विजन है,
उसको साकार करने के लिए 14 नए। लेकिन रंजीता जी, जो बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ बार बार गिना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उसको लेकर भी तो कुछ बोलिए ना कि क्या बेरोजगारी को लेकर इस बजट में आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी आए। बेरोजगारी पे सीएमआई की रिपोर्ट को आप मानते नहीं है, सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसको आप मानते नहीं है, उस पर आपका ये कहना है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी है। मैं बेरोजगारी के ऊपर ही जवाब दे रही हूँ, ये पॉइंट पूरा सुनिए। आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए 14 नए सेक्टर्स लाए जा रहे हैं, जिसके अंदर 60 लाख नए रोजगार सरकार बढ़ाने जा रही है, पैदा करने जा रही है। बेरोजगारी का तो आपको जवाब। अमरदीप जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। अमरदीप जी हंसी क्यों आ रही है आपको? आपको हंसी क्यों आ रही है? सर इसलिए हंसी आ रही है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, इनकी समझ से ऊपर है बेचारे। अमरदीप जी बताइए हंसी क्यों आ रही है आपको? सवाल कुछ और। अमरदीप जी हंसी क्यों आ रही है आपको? बोलिए बोलिए आप। हंसने के अलावा ये चुप होंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं बोलिए आप, वो तो बोलेंगी, आप बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं मेरे से बड़े हैं ये, इनको बोलने दीजिए, इनको मेरा समय आएगा मैं फिर बोलूंगा। हाँ बोलिए, आप वो चुप होंगे तो आप बोलिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। शर्मा जी वो चुप हो गई, आप बोलिए, बोलिए आप। हाँ जी। शर्मा जी मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि पहले इनकी सहयोगी पार्टी ने 75% जो नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था, वो वादा किया था डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए, मैनेजरों के लिए, लेकिन वो 75% इनकी जब ये सत्ता में आए तो आने के बाद वो सिर्फ 75% रह गया चपरासियों के लिए। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं वो चपरासी लगने के लायक हैं, इसीलिए इनकी बात पर मुझे अमरदीप अगर आपकी बच्चे तैयारी नहीं होती तो 5 लाख युवाओं को देंगे। नहीं इनमें क्षमता बहुत कम है सुनने की। शर्मा जी की ये बहुत बड़ी कमी है, ये सुन नहीं पाते बीजेपी वाले। नहीं अमरदीप जी जो बात आप कह रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आई। अमरदीप जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। अमरदीप जी जो बात आप कह रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई 75% आरक्षण की जो बात कही गई थी, इस गठबंधन सरकार की ओर से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया, कानून वो बन भी गया, लेकिन उस पर स्टे जो लगाया वो पंजाब हाईकोर्ट ने लगाया, हाईकोर्ट से स्टे लगाया गया ना। लेकिन आप पता नहीं कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो समझ नहीं आया मुझे। सुन लेते हैं रंजीता जी, सुन लेते हैं। नहीं हो सकता रंजीता जी सुन लेते हैं ना, उनको क्या कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। इनको चुप करवाइए बहन को, मैं फिर बोलता हूँ। नहीं अमरदीप जी ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि आप अभी बता रहे थे आरक्षण वाला जो ये मामला बता रहे हैं, ये कौन से आरक्षण की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जानकारी में तो यही है, अभी 75% जो आरक्षण दिया था सरकार की ओर से जो दिया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अगर 11 फरवरी को उसमें सुनवाई होनी है, हमें तो इस बारे में जानकारी है। आप किसकी बात करें, आप बताइए। दोबारा बोलिए मुझे, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं अमरदीप जी, आप अभी जो रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, आप वो कौन सा आरक्षण है, किसकी आप बात कर रहे थे? जो जेजेपी पार्टी ने हरियाणा के युवाओं को वादा किया था जी, उसमें डॉक्टर इंजीनियर कहां से घुस गए? कमाल है जी। अरे आप सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने शर्मा जी को। शर्मा जी आप अमरदीप जी मैं तभी कह रही हूँ, बच्चे अगर तैयारी नहीं हो तो डिबेट में मत आया करो। अरे तैयारी है। अरे आरक्षण 30,000 सैलरी वाले लोग जो एमएसएमई में काम करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए आरक्षण की बात है। आप पहुंच गए डॉक्टर इंजीनियरों पे, आप पहुंच रहे हैं चपरासियों पे, तो आप खुद ही क्लियर नहीं है, या तो आपकी पार्टी आपको मुझे समय दिया जाए, जब ये बोलेंगे मैं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मुझे समय दिया जाए। लेकिन अमरदीप जी समय तो आपको पूरा दिया है, आप गलत बोलेंगे तो काउंटर तो वो करेंगी ना आपको। नहीं गलत क्या है जी इसमें? इन्होंने 75% आरक्षण नौकरियों का वादा किया था या नहीं किया था? हाँ निजी नौकरियों में किया था सर, लेकिन आप जो मेडिकल कॉलेज और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं उसमें तो नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए होती हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, और कौन सी नौकरियां होती हैं? चपरासी होते हैं क्या? सिर्फ अकेले चपरासी लगेंगे हरियाणा के युवा? रंजीता जी बताइए आप। देखिए मैं इनको पूछिए, चपरासी लगाएंगे अकेले? डॉक्टर नौकरी है, इंजीनियर नौकरी है, मैनेजर नौकरी है। आरक्षण था ये किन लोगों के लिए था?
ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स को भी इसमें घुसा रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर्स को क्या 30,000 या उससे कम सैलरी मिलती है? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जहां पर 30,000 से कम सैलरी है, यहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, उसके ऊपर ये लागू होती है। ये इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कंपनियों में इनकी नॉलेज के मुताबिक डॉक्टर इंजीनियर और मैनेजर ही होते हैं और भी नौकरी नहीं होती। तो आप सोचिए, आपकी नॉलेज के मुताबिक चपड़ासी होते हैं, जो आपकी नॉलेज है उसके मुताबिक चपड़ासी होते हैं। सिर्फ आप सिर्फ चपड़ासी लगाना चाहते हैं युवाओं को, आपकी सोच सिर्फ चपड़ासी तक है। लेकिन हमारे युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर भी लग सकते हैं, डॉक्टर भी लग सकते हैं, मैनेजर भी लग सकते हैं, सब कुछ लग सकते हैं। कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है विजेंद्र जी हाँ, जी बोलिए। अमित जी, आप हाँ। ये रंजीता जी ने वैसे उलझा दिया बेचारे भाई को। इनका कहने का मतलब है कि 30,000 से कम वाली सैलरी पर ही क्यों रिजर्वेशन है, ऊपर वाली पोस्टों पर रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा। दरअसल ये मंदी भाई हमारे ये कहना चाहते हैं। अच्छा, अभी मैं रंजीता जी का जवाब देता हूँ। रंजीता बहन ने कहा हमारी छोटी बहन है, बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट भी है। इन्होंने अभी कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नाचना भी जानते हैं और टेढ़े आंगन को सीधा करना भी जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने सबूत है कि शीतकालीन सत्र में जितने भी अटेंशन मोशन दिए गए थे, कितने स्टार क्वेश्चन थे, कितने अनस्टार्ड क्वेश्चन थे, कितनों को सरकार ने शामिल किया। आपके पास शायद आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लगभग 20 अटेंशन कॉल मोशन दिए थे, जिसमें से एक को भी ऐड नहीं किया गया। स्टार क्वेश्चन लगभग 50 के आसपास दिए थे, स्टार एंड स्टार क्वेश्चन, जिसमें से एक भी क्वेश्चन को स्वीकार करने का काम, इसलिए हमें संदेह है विधानसभा अध्यक्ष का है। आप सिर्फ इसमें सरकार का रोल कहां रहता है? आप दिखावे के नाम से पब्लिक को सवाल तो आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। मेरा सवाल है आपसे, आप बोलिएगा। मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। किस प्रश्न को डालें? रंजीता जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। रंजीता जी एक मिनट रुकिए। विजय जी, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तथ्य कोई बनावटी बात मैं भी जो आपकी तथ्यात्मक बात है उसको सुनना चाहता हूँ सर। मेरा एक सवाल आपसे है, जो आप बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि भाई आपने बहुत सारे ऐसे कॉलिंग अटेंशन मोशन थे जो आपने दिए, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, इसमें सरकार का रोल कहां रहता है? वो तो विधानसभा स्पीकर का काम होता है, वो तो स्पीकर का काम है ना, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यस शर्मा जी, विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर महोदय हैं, वो तो चेहरा देख करके बोलने का मौका देते हैं। मोशन को कहा वो करेंगे। देखिए, एक गरिमा भरे पद के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनको इस बात का नहीं पता। प्लीज लिसन, आई नो इट कि विधानसभा स्पीकर कॉमन व्यक्ति माना जाता है। अगर वो कॉमनता के साथ काम करता है तो माना जाता है। अगर वो कॉमनता के साथ काम नहीं कर रहा तो कैसे मानेंगे हम उसको? क्यों नहीं? क्या इनेलो पार्टी का एक भी मोशन आप स्वीकार नहीं करते हो? तो ये क्या अन्याय नहीं है? इसलिए हमें संदेह है कि इस बार सुझाव हम देंगे, लिस्ट देंगे, आप हमारे सुझाव को शामिल करवाने का काम करें, ऐसा उम्मीद और भरोसा हम रखते हैं। इसके बाद आपके विधायक तो सर सारे गरिमाओं को दूर करते हुए विधानसभा के पटल के ऊपर वहां पर पवित्र मंदिर में जुतियां तक निकाल लेते हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? 90 विधायकों में से मात्र एक सीट पर सिमट गए हैं, वो भी शून्य हो जाती। मात्र 7,000 की डिफरेंस से आप तो दोबारा मुश्किल से बचे हैं। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आंगन टेढ़े सीधे करने तो आते हैं आपको, पर कहीं ना कहीं जनता में आप अपना विश्वास नहीं जता पाए। इसीलिए जो पिछली बार सीट 12,500 मार्जिन से आप जीते हुए थे, वो मात्र मार्जिन घटकर 7,000 रह गया। हाँ, अब टिकाई से सुनना बहन जी, टिकाई से सुनना। ऐलनाबाद चुनाव में 66,000 वोटों से जीते, 9,000 वोटों से जीत हुई है। साथ में 45,000 से 60,000 पे एक मिनट बीजेपी पार्टी पहुंची है। अरे बहन जी, अरे सर वो तो हार जीत हो गई सर। आप वो कहते थे कि हमें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप वो तो हार जीत हो गई। आप देखिए कि 45,000 से 60,000 पे ग्राफ किस पार्टी का पहुंचा है।
सुनो शर्मा जी भटकिए क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, समय मेरे पास बहुत कम है विजन जी, रंजीता जी बहुत समय बहुत कम है मेरे पास। चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं आप सबका आखिरी कमेंट ले लेते हैं। कांग्रेस आप सबका आखिरी कमेंट ले लेते हैं। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, विजन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, रंजीता जी मैं आ रहा हूँ, समय बहुत कम आपके ग्रुप के 90,000 वोट बनते थे। ठीक है मिले विजन जी, आपको 57,000 चर्चा कर चुके हैं हम, आप देखिए इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं सर, इलाहाबाद चुनाव को लेकर चर्चा हम कर चुके हैं 9,000 वोट फालतू प्राप्त किए। ठीक है सर, चर्चा इसको लेकर हम कर चुके हैं। सुना करो रंजीता जी, आप सुनो। नहीं आप सरकार मुद्दे से, ठीक है सर आ रहा हूँ सर मैं आ रहा हूँ, मुद्दे से भटकिए मत सर, आ रहा हूँ। अमरदीप जी आपसे आखिरी कमेंट है मेरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है इस बजट सत्र को लेकर, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिनको आप सदन में उठाने का काम करेंगे, और आपके मुताबिक हरियाणा का बजट कैसा हो, जल्दी से सर। देखिए जी, हमारे मुताबिक हरियाणा का बजट ऐसा हो जो व्यापारी, किसान, मजदूर सभी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों को चोर बताया है, किसानों को आतंकवादी बताया है, इसलिए हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कब कहा ऐसा कि आतंकवादी है किसान? आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। गलत बात है इन्होंने व्यापारियों को चोर नहीं, हमने तो नहीं सुना कभी, अगर आपके पास हमने तो कभी नहीं सुना। रंजीता जी मैं भेज दूंगा आपके पास। प्रॉब्लम ये है कि इनको सवाल तो तब पता चलेंगे ना अगर शैलजा जी हुड्डा जी को बताएंगे, हुड्डा जी शैलजा जी को बताएंगे। अब पार्टी के अध्यक्ष तो शैलजा जी है और लीडरशिप के जो ऑपोजिशन के लीडर है वो हुड्डा साहब है, वो अपनी मीटिंग में शैलजा जी को नहीं बुलाते हैं और शैलजा जी अपनी मीटिंग में हुड्डा जी को नहीं बुलाते। तो ये पार्टी अपने विधायक दल की मीटिंग में लोगों के बजट के लिए, लोगों के विश्वास के लिए और लोगों के कामों के लिए प्रयास करेगी। ये तो अपनी अंतर क्राय से खत्म नहीं होता इनका कि एक मीटिंग में मैं नहीं बुलाऊंगा, उस मीटिंग में वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी से सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है विजन जी 10 सेकंड है आपके पास, आखिरी कमेंट आपका, समय कम बहुत कम है समय, मेरे पास समय नहीं। शर्मा जी जो बात हो गई, दूसरी बात इन्होंने कही थी कि हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। ये सिर्फ विजन ही विजन है, क्या ग्राउंड के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन? 14 नए सेक्टर आत्मनिर्भरता को छोड़िए, आप रोजगार सृजन कीजिए। आप रोजगारों के लिए तो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, लोगों को रोजगार से हटाने का काम करें। आप ये बताइए, देखिए ऐसे बोलने से कुछ नहीं, 7 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कितने अध्यापकों को भर्ती किया आपने? आज तो फिर आप भी आ जाएंगे देश में। चलिए मेरे पास समय की कमी है, कॉलेज है 60 साल का आप जिक्र करेंगे तो आप भी आ जाएंगे सर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका रंजीता मेहता जी, आपका विजन जी, आपका अमरदीप जी, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।